घुट घुट कर अपने ही घर में लाचार था वह आदमी। घुट घुट कर अपने ही घर में लाचार था वह आदमी। बरसों बरस से बीमार था, बरसों बरस से बीमार था वह बेचारा आदमी। आज अचानक चल बसा इस जहां से आदमी। आज अचानक चल बसा इस जहां से आदमी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी शुरू का खास कार्यक्रम और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ थे हमारे जिले के स्वतंत्र पत्रकार और साहित्यकार विनोद बिहारी जी। तो आइए इनसे मिलते हैं। हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव पाठक जी। सबसे पहले मैं इस केवी स्टूडियो को अपनी ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज मुझे यह पल मिला, मौका मिला। और मैं डॉक्टर रोशन सर का भी आभार होना चाहूँगा कि इन्होंने बेगूसराय ज़िले के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म जिसमें विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोग इस पे आते हैं और अपने वक्तव्य को देते हैं और उनके बारे में लोग जानते हैं और वो चर्चित होते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। विनोद बिहारी जी एक साहित्यकार के रूप में और एक पत्रकार के रूप में लोग आपको जानते हैं, हमारे ज़िले में खासा नाम है आपका। फिर भी मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको देख रहे हैं यहाँ से, उनसे अपने बारे में अपने विचार साझा करें। जी, मैं विनोद बिहारी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव से, और मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम भी दिनकर के गांव से ही किया था। और तब से ही जो है मुझे साहित्य के प्रति रुचि गहरी बढ़ती गई और मैं कविता लेखन में जो है 2000 के बाद से आया, जब मैं अपने हमारे जो एक सीनियर थे डॉक्टर रामाज्ञा शेषधर जी जो अभी BHU में हैं, वो एक प्रतिबिंब संस्था चलाया करते थे और उसमें हम लोग जब जुड़े तो कई तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों को हम लोग करते थे। और उसमें जो है धीरे धीरे हम लोग फिर एक कार्यक्रम हम लोग किए थे जिसमें प्रेमचंद बचाओ आंदोलन, जिसमें कई हमारे साथी साथ थे और सबसे आगे वो शेषधर जी ही थे। तो उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसमें हम लोग वही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थे। फिर धीरे धीरे हमारे एक मित्र थे अविनाश अशेष जो सिमरिया का ही है, तो उसके संपर्क में जब हम लोग आए तो फिर हम लोग का एक व्यापक आयाम बढ़ते गया। और बेगूसराय ज़िले में हम लोग ने 2008 और 9 में एक संस्था स्थापित किए थे जिसमें हमारे कोऑपरेटिव कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल जो डॉक्टर सीताराम प्रभंजन जी थे, वो उस संस्था के अध्यक्ष थे और मैं उस संस्था में सचिव था और अविनाश अशेष उसके महासेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। तो हम लोगों ने तय किया था कि बेगूसराय ज़िले में 108 साहित्यिक कार्यक्रम को करने का। तो हम लोग 108 साहित्यिक कार्यक्रम को किए थे दिनकर जी के नाम पे। और प्रत्येक ज़िला में, मतलब ज़िला ये पहले अपने ज़िला में हम लोग जो है तय किए थे कि करेंगे, उसके बाद सोच रहे थे कि और व्यापक उसका अलग अलग ज़िले में हम करते। और बेगूसराय ज़िले में जितने भी शिक्षण संस्थान थे उनके द्वारा जो है हम लोग ये कार्यक्रम करते थे, चाहे वो BRDA हो या इटवा DAV हो या फिर विकास विद्यालय हो या फिर DPS हो, जितने भी विद्यालय थे। और इसी क्रम में लगातार हम लोग अपना लेखन भी जारी रखे और लिखते गए। उसके बाद 2011 में अविनाश की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण हम लोगों का जो टीम था वो बिखर गया था और कुछ दिनों तक हम लोग थोड़ा सा डाउन हो गए थे, क्योंकि हम लोग साथ में काम करते थे तो स्वाभाविक है कि टीम जो बाउंडिंग था जी वो टूट चुकी थी। फिर धीरे धीरे हम लोग फिर 2 साल के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को जगाने की कोशिश किए। अविनाश सर ने जो शुरुआत की, आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। अभी फिलहाल विनोद बिहारी जी आप साहित्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जी, अभी तो पिछले 8-9 महीने से जो ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें तो हम लोगों का किसी तरह का उतना अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, लेखन जारी है, लिखते हम अभी भी हैं। लगभग 70-80 से ऊपर कविताएं हम अभी तक लिखे हैं। और अब अगला जो हमारा मतलब कार्यक्रम जो बना रहे हैं कि वो कविताएं को प्रकाशित करने का। और हम लोग
कवि सम्मेलन वगैरह करवाते रहते हैं स्कूलों में। जब कोई विशेष जयंती आयोजन होता है तो उस पे जो है हम लोग कवि सम्मेलन वगैरह करवाते रहते हैं स्कूल में। अच्छा, आपका जुड़ाव लवी पुस्तकालय से भी है जी। तो वहाँ पर आपका क्या काम है, किस रूप में आप जुड़े हुए हैं? वहाँ सर्वप्रथम मैं अविनाश अशेष के साथ ही लगता है 2007 या 8 में ही एक बार बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, और जिसमें राजन सर जी का पूरा जो रहता है उनका, और उसमें भगत सिंह वगैरह की जो बहन आई थी, तो उसमें हम लोग गए थे। और तब से वहाँ के बारे में जब हम जाना कि ये यहाँ पे इतनी बड़ा पुस्तकालय है और यहाँ पे विभिन्न तरह की किताबें हैं, और यहाँ पे जो भी पढ़ाई करने चाहेंगे उनके लिए राजन सर जो सुविधा वहाँ पे मुहैया करवाते हैं बच्चों के लिए या छात्रों के लिए, तो वो एक अपने बेगूसराय ज़िला के लिए एक मिसाल है। जी जी। लवी पुस्तकालय में आप किस रूप में कार्यरत हैं? मैं वहाँ एक ऐसे जो है कवि के रूप में, जब किसी कोई कार्यक्रम वगैरह होता तो मैं वहाँ पे जाता हूँ लोगों को सुनने के लिए। जी, मैं अपने गांव दिनकर पुस्तकालय का मैं सदस्य हूँ, और वहाँ से अभी मैं सदस्यता नहीं लिया, मतलब जी हाँ, साहित्यिक रूप से जो है दिनकर के गांव से लगाव है, साहित्य से लगाव है। और जी, और राजन सर से भी बहुत वर्षों कई वर्षों से हम लोगों से संपर्क में है, इसलिए जो है हम लोग जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, आपने पत्रकारिता भी की है जी, और कई सारी पत्रिकाएं आप बेगूसराय में निकाल दे रहे हैं। हम जाएंगे इसके संदर्भ में, किन पत्रिकाओं में लिखा है, जी। आपकी क्या उपलब्धि रही है, इस पर अपना विचार रखें। जी, मैं सर्वप्रथम 2002-03 के आसपास पटना से एक पत्रिका निकलती थी, राष्ट्रीय प्रसंग, जिसके संपादक हुआ करते थे विकास झा। उसमें अविनाश फीचर का काम करता था और हमारा फोटोग्राफ्स लगता था। और उसमें एक फर्टिलाइज़र से संबंधित जब बंद था तो उसमें जो है उससे संबंधित एक आर्टिकल छपा था जिसमें फ़ोटो मेरा था। और फिर एक पत्रिका निकलती थी द लाइट ऑफ बिहार, तो उसमें भी हम दोनों साथ ही काम करते थे। और उसमें जो हम लोगों के हमारे साथ में जो काम करने वाले युवा साथी थे एक पटना के, जिनका नाम ब्रजेश मिश्रा जी है, वो अभी खुद अपने संपादन में केवल सच मैगजीन पत्रिका का जो है संपादन कर रहे हैं। अभी उनसे बराबर बात होते रहती है, वो बोलते हैं इसमें जुड़िए, काम कीजिए। अब देखते हैं कि अगले 2021 में उसमें जुड़ने का, अभी हमारे मित्र हैं यहाँ ब्यूरो, उसके नीलेश जी नाम है, वो भी हमारे मित्र ही हैं। अच्छा, एक पत्रकार के रूप में जी, आप पूरे 2020 को कैसे देखते हैं? वैश्विक महामारी के दौर में अगर उसको देखा जाए तो ये पूरे रूट में जो जैसे एक पौधा है, उसको जो प्रॉपर खाद पानी जो मिलना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि उसका समुचित विकास होता है। तो ये कोरोना कोविड-19 वायरस जो आया, तो इससे हमारे देश का जो सर्वांगीण विकास जो था वो अवरुद्ध हो गया। चाहे वो आप किसी भी सेक्टर या किसी भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, चाहे शिक्षा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो प्रभावित जो छात्र हैं उनको आगे बहुत झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे सीनियर बच्चे हैं जो जिनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई है, तो वो साल जो है 1 साल मेकअप करना उनके लिए कठिन काम होगा, क्योंकि उनको फिर आगे आने वाले कंपटीशन में बैठने में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी थे, जो नवांकुर व्यवसायी थे, जो अभी जो मतलब स्टार्ट किए थे जो 2000 में कि अब हम ये करेंगे, पूंजी जो इन्वेस्ट किए थे, उन सारे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और उन्हें आर्थिक तंगी से अभी गुजरना पड़ रहा है, कर्ज में वो डूब चुके हैं लगभग। तो अच्छा, आप जुड़े हुए हैं साहित्य से, दिनकर की धरती से आप आते हैं, तो आपको नहीं लगता संपूर्ण भारत में दिनकर का मान सम्मान राष्ट्र कवि के रूप में है, और उस धरती से आना अपने आप में अद्भुत, काफ़ी गौरवान्वित महसूस करने जैसा है। आपको क्या कहना है? जी, ये तो बिल्कुल सच है गौरव जी, क्योंकि जिस भूमि से, जिस उर्वर मिट्टी से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पैदा हुए, और हम लोगों को फ़क्र है कि कहीं भी जाते हैं तो जो है हम लोगों को वो मान सम्मान मिलता है कि वो ये दिनकर के गांव से हैं। बड़े बड़े कवि साहित्यकार लेखक दिनकर जयंती में जब हमारे गांव आते हैं तो उन्हें ये जो है मन में रहता है कि मैं वो गांव जाऊं देखने के लिए। बहुत दूर से चल के आते हैं, मिट्टी को नमन करने आते हैं। हमें याद है जब मैं
8-9 में हाई स्कूल में जब पढ़ा करता था, तो उस समय बेगूसराय ज़िले के एसपी गुप्तेश्वर पांडे हुआ करते थे। और वो पांडे सर जब भी दिनकर जयंती होती थी तो वो हमेशा वो गांव जाते थे और अपने बातों को रखते थे, लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। और मुझे याद है कि 7 क्लास में मुझे गुप्तेश्वर पांडे सर से एक बार पुरस्कार भी मिला था, जिसमें वो एक कहानी की किताबें मुझे पुरस्कार के तौर पे दिए थे। और उस समय से मैं उनको जो है बहुत पसंद करता हूँ। उनकी जज्बा, उनका जो मतलब सारा चीज़ है। दिनकर के गांव से होना कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है। जी जी। आपके लिए, साहित्य जी के लिए। जी। आपको नहीं लगता कि जितना ज़्यादा विकास होना चाहिए था साहित्य के क्षेत्र में, चूँकि दिनकर जी की धरती रही है बेगूसराय, साहित्य की उर्वर धरती रही है, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े रचनाकार यहाँ से हुए हैं। जी जी। लेकिन हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है कहीं ना कहीं उस साहित्य के उस प्रसिद्धि से दूर होती जा रही है, या साहित्य से थोड़ा सा लगाव उसका कमता जा रहा है। जी जी। इस पर क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो इस पे मतलब मैं एक दिनकर की पंक्ति से कोट करना चाहूँगा कि समर शेष है नहीं पाप का, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। तो कहने का मतलब है कि दिनकर जी एक बहुत जो बड़े आयाम को देकर गए साहित्य को, साहित्य के लिए, युवाओं के लिए। तो अभी का जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी जो है, वो सिर्फ मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक तक सीमित हो गए हैं और उन्हें किताब से दिन प्रतिदिन रुचि घटती जा रही है। और मैं अपनी भी बात करूं तो अभी जितना किताब मैं आज से 4 साल 5 साल पहले पढ़ता था या पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि रखता था, वो थोड़ा सा उदासीनता हो गई है। तो वो जो डिजिटलीकरण जो कहा जाता है, या मोबाइल का जो ये नेटवर्क का जो दौरा है, इसमें युवाओं का जो ये साहित्य के प्रति जो क्षरण हुआ है, ये बहुत सोचनीय और गंभीर विषय है। और ख़ास करके हम लोग तो हमारे जो बहुत सारे जो लोग हैं, दिनकर जयंती के जरिए ये सारी चीज़ों को, साहित्य को बढ़ाने का गांव में काम करते ही रहते हैं। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जी जी। कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो हम ये कोशिश रहती है कि गांव के जितने भी बच्चे हैं वो साहित्य से जुड़े रहे, दिनकर की कविताओं को पढ़े। अगर आप हमारे गांव जाइएगा तो छोटे छोटे बच्चे जो लगभग 7 साल के हैं, 5 साल के हैं, वो दिनकर की कविताओं को बेपरवाह पढ़ते रहेगा। और एक छात्र है जो रश्मि रथी को पूरा याद कर चुका है। रश्मि रथी की कविताएं जब आप पढ़िएगा तो सिराओं में रक्त दौड़ने लगेगा। उनकी मैं कुछ कविता जो है मैं चाहूँ, दिनकर की धरती से आप आते हैं तो दिनकर की कुछ कविताएं जी आप यहाँ से, उनकी जो कविताएं रश्मि रथी में है कि खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं के सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, क्षण भर कभी न नाम किया। इस तरह से उनकी कविताएं हैं। और कुछ वीर रस की जो उनकी कविताएं हैं, जो युद्ध के समय में दिनकर ने लिखा था और ललकारा था, और उसमें वो क्रांति भर दी थी युवाओं के प्रति। और वो कविता है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हम चाहेंगे कि आप कुछ अपनी स्वरचित कविता जो समसामयिक, चूँकि आप फिर से लिखते हैं, विनोद बिहारी जी, आपने कहा कि आप कविताएं लिखते हैं, 80 से लगभग 80 से ज़्यादा कविता आपने लिखा है अभी तक, तो किस तरह की कविताएं आप लिखते हैं? जी, मैं समसामयिक कविताओं में जो समाज में जो हो रही कुरीतियाँ हैं उस पे मैं कविताएं लिखा हूँ, और कुछ प्रेम पर लिखा हूँ, कुछ माँ को केंद्रित करके लिखा हूँ। मैं चाहूँगा कि कुछ समसामयिक कविता जो समाज की वर्तमान स्थिति है उसके संदर्भ में आप प्रस्तुत करें दर्शक को। जी, एक समसामयिक कविता है, मैं अपनी स्वरचित कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, और मैं दर्शकों को अगर पसंद आए तो
मैं उसका टिप्पणी कमेंट्स चाहूँगा। ना ठाठ चाहिए ना बाट चाहिए, ना ठाठ चाहिए ना बाट चाहिए, पेट भरने को बस रोटियां मिले ऐसा देश चाहिए। कड़ी धूप में हमने पसीना बहाया, कड़ी धूप में हमने पसीना बहाया, उसी का हमें हिसाब चाहिए। हम ही से पूंजीवाद का स्वरूप बना है, हमें तो बस अपना मोल चाहिए। हमारी फटी हाली को जो देख सके, हमारी फटी हाली को जो देख सके, लोकतंत्र का 8 आँख चाहिए। अपना पेट भी पाल सकूं, अपना पेट भी पाल सकूं, इसीलिए बस हाथों को काम चाहिए। पेट भरने को बस रोटियां मिले ऐसा देश चाहिए। कब तक रहूं हाशिए पर, कब तक रहूं हाशिए पर, हमें भी अपना हक चाहिए। पेट भरने को बस रोटियां मिले ऐसा देश चाहिए, पेट भरने को बस रोटियां मिले ऐसा देश चाहिए। और बहुत सुंदर। हम चाहेंगे कुछ और कविता जो समसामयिक मुद्दों पर हो। जी, मैं एक मज़दूर पे कविता लिखा था। वो बेचारा एक गरीब मज़दूर जो एक किराए के मकान में रहता था और अपना इलाज नहीं करवाने के क्रम में उसकी मौत हो जाती है। उससे संदर्भ में एक छोटी सी कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। गौरव पाठक जी। किराए के मकान में, किराए के मकान में रहता था वह आदमी, किराए के मकान में रहता था वह आदमी, 2 बच्चों का बाप था वह बेचारा आदमी, 2 बच्चों का बाप था वह बेचारा आदमी। घुट घुट कर अपने ही घर में लाचार था वह आदमी, घुट घुट कर अपने ही घर में लाचार था वह आदमी। बरसों बरस से बीमार था, बरसों बरस से बीमार था वह बेचारा आदमी। आज अचानक चल बसा इस जहां से आदमी, आज अचानक चल बसा इस जहां से आदमी। मांग सुनी बच्चे अनाथ, मांग सुनी बच्चे अनाथ, कर छोड़ गया वह आदमी। बड़ा भला था, बड़ा भला था, वो हंसाता था आदमी। कभी नहीं कुछ बोलता, कभी नहीं कुछ बोलता, गम पीता था वह आदमी। गरीब होना पाप है, गरीब होना पाप है, वह जानता वह आदमी। झूठ और बेईमान बन, झूठ और बेईमान बन, अमीर होता वह आदमी, अमीर होता वह आदमी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपने इस कविता के माध्यम से एक मजदूर के दर्द को, उसके परिवार के दर्द को यहाँ पर महसूस कराया। बहुत बहुत सुंदर कविता रही आपकी। हम चाहेंगे कुछ और समसामयिक मुद्दों पर जो आपकी कविता है हमारे दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं उनके सामने प्रस्तुत करें। जी गौरव जी, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा जो दिनकर जयंती में एक स्मारिका छपती है, उसमें भी छपी है और ये हमारी बहुत ही लोकप्रिय कविताएं है। मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा। ये थोड़ा मज़दूर से हटके और ये थोड़ा एक प्रेम का जो सारगर्भित रूप होता है उस पे, जी, उस पे हमारी ये कविता संदर्भित है। पास नहीं कुछ मेरे प्रियवर, पास नहीं कुछ मेरे प्रियवर, क्या तुझको उपहार दूं, सोने चांदी के गहने दूं, सोने चांदी के गहने दूं, या जीवन संसार दूं। अपना सुख तुझको मैं दे दूं, अपना सुख तुझको मैं दे दूं, दुख सारा तेरा ले लूं। जीवन की डोर बहुत लंबी है, जीवन की डोर बहुत लंबी है, सांसें भी तुझको दे दूं। तुझको अमृत रस पिलाकर, तुझको अमृत रस पिलाकर, मैं शंकर बन विस्पान करूं। इस निर्धन के पास है जो कुछ, सब कुछ तुझको दान करूं, सब कुछ तुझको दान करूं। जी, अंतिम बंद है। पाकर तुझको धन्य हुआ मैं, पाकर तुझको धन्य हुआ मैं, तू मेरी जीवन ज्योति। अगर बनो तुम जीवन साथी, अगर बनो तुम जीवन साथी,
गंगा यमुना की धारा बन, गंगा यमुना की धारा बन, मुझे बहा ले चल संग संग, चंदन सा शीतल हृदय, चंदन सा शीतल हृदय मैं अपना, तुझको मैं अर्पण कर दूं, तुझको मैं अर्पण कर दूं। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा कुछ और जो समसामयिक कविता है हमारे दर्शकों को, बहुत सुंदर कविता आपने अभी तक सुनाया है, कुछ कविताएं मैं और चाहूँगा कि दर्शकों के बीच रखें। जी गौरव जी, मैं आपको एक कविताएं हमारे दर्शकों के सामने आप रखें। जी, मैं एक प्रकृति प्रेम, प्रकृति से जुड़े हुए आजकल जो प्रकृति को जो नहीं लोग मानते हैं, या प्रकृति से जो खिलवाड़ करते हैं, या प्रकृति के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन, दोहन जो होता है, उस पे हमारी एक कविता है। और मैंने ये इसी कोरोना काल में, ये मार्च में मैंने ये कविता लिखी थी। वह तिनकों से घर बनाकर खुश था, वह तिनकों से घर बनाकर खुश था, तुम अट्टालिकाओं में रहकर भी उसे छेड़ा है, तुम अट्टालिकाओं में रहकर भी उसे छेड़ा है, अपनी सीमाओं को लांघ कर, अपनी सीमाओं को लांघ कर, अपनी सीमाओं को लांघ कर, तुमने कभी वनों को उजाड़ा है तो कभी पर्वतों को तोड़ा है, कभी वनों को उजाड़ा है तो कभी पर्वतों को तोड़ा है, कभी नदियों को छेड़ा है बिल्कुल, तो कभी स्वच्छ हवा को दूषित किया है। कितना सुंदर सजा सजाया प्रकृति ने तुम्हें उपहार दिया था सुख भोगने का, मगर तुमने तो अपने सीमाओं को लांघा है। विकास की होड़ में तुमने यह कभी ना देखा, उन हरे भरे पेड़ पौधों को, निरत बहते हुए नदी की धाराओं को, चिड़ियों की चहचहाट को, और अब इस महाप्रलय की घड़ी में, अभी जो हम लोग झेल रहे हैं, और अब इस महाप्रलय की घड़ी में सब विलाप के आंसू बहाते हो। अब यही समय है हम सब मिलकर साथ हो और इस महाविनाश से उबरने का प्रकृति से नम्र निवेदन करें, और यह कसम लें कि उसके राह में पत्थर ना बने, उसके राह में पत्थर ना बने। धन्यवाद। बहुत खूब। अच्छा विनोद बिहारी जी, पत्रकारिता को लेकर देश में तरह तरह के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, खास करके निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पत्रकारिता के संदर्भ में जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक कार्यशाला में था दिनकर भवन में, तो उसमें दिल्ली से पत्रकार वगैरह बड़े बड़े लोग आए थे, और उसमें मैंने कुछ चीज़ों को सीखा था, और उसमें ये बताया जा रहा था कि खोजी पत्रकारिता क्या है, कि जो चीज़ दबा हुआ है, जो चीज़ लोगों को विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको ढूंढ के निकालना सही मायने में पत्रकारिता की कसौटी होती है। और अगर इस कसौटी पे हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं या जितने भी मीडिया हैं, अगर वो उस कसौटी पे अगर खरे उतरते हैं तो कहीं किसी पर किसी भी तरह का कोई उंगली जो है या संदेह नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता है। लेकिन अभी का जो दौर जो चल रहा है, इस दौर में लोग पूंजीवादी व्यवस्था के चलते, पूंजीवादी व्यवस्था में मैं एक चीज़ और बहुत दिन से इस पे मैं अध्ययन कर रहा था, और मैं आप कहें तो मैं उसका थोड़ा सा चर्चा करूं कि मैं ये देखता हूं कि जितने भी अभी प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, तो अगर उन्हें एक फिक्स जो है वेतन जो है दिया जाए, और उनको फिक्स वेतन दे के जो सारी सुख सुविधाएँ जो होती हैं, जैसे कि कोई कंपनी वगैरह में जो लोग काम करते हैं, और उनको उस तरह से अगर सारा सुविधा दे कर के और अपने अंदर में उनको रखा जाए और काम के वो लोग करें, तो मुझे लगता है कि 70 से 80% जो आप भ्रष्टाचार या जो भी कह सकते हैं वो ख़त्म हो सकता है। मैंने इसको गौर से देखा है और इस चीज़ों को मैंने महसूस किया है। अच्छा, आप आज यहाँ आए जी, यहाँ पर अपने सुंदर कविताओं को सुनाया, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, यहाँ का कैसा फील कर रहे हैं? जी, मुझे केवी स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे एक बार पहले भी राजन सर के यहाँ विप्लवी पुस्तकालय में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैं उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन में, लेकिन आज मैं जब अपनी कविताओं को
यहाँ वाचन किया और आपके जो सवाल थे उनका मैंने जवाब दिया, तो मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि फिर अपनी नई कविताओं के साथ, नए जोश के साथ मैं फिर आपसे पुनः मिलूँ, और जब आप कहें तो मैं आपको जो है नई कविताएं, नए अभी जो नया परिवेश है या फिर नई जो हमारी जो रचनाएं होगी या जो हमारी जब किताब प्रकाशित होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें हमारे सहयोग के रूप में रहें। जी धन्यवाद। और मैं केवी स्टूडियो के माध्यम से डॉक्टर रोशन सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बेगूसराय ज़िले के लिए पहली दफ़ा, हम लोग तो घूम घूम के कवि सम्मेलन मंच पे वगैरह करवाते रहते हैं और हमारे जो साथी लोग हैं वो भी करते रहते हैं, लेकिन एक जगह सभी को एक प्लेटफॉर्म पे समेटने का, कई आयाम को, साहित्य चाहे वो राजनीति या फिर गीत संगीत, सारे चीज़ों को मैं देखते रहता हूँ। पिछले दफ़ा मैंने छठ पर्व के आसपास कुछ गायक गायिकाओं को देखा था, बहुत अच्छा लगा था। और फिर वो कुछ प्रस्तुतियाँ जो थी, जी नाटक वगैरह जो भी होते रहता, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि बेगूसराय ज़िला के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो है यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो इसके ज़रिए वो आगे बढ़ सकते हैं, इसमें वो रुचि लें और आए और डॉक्टर रोशन सर के माध्यम से वो अपने विचार को रखें और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपका भी, केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर का। थैंक यू।